हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं उस इनकम के बारे में जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, तो समझते हैं मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब क्या है। इट मींस द कंसिडरेशन रिसीव्ड इन इंडिया और ब्रॉट इनटू इंडिया बाय द असेसी, यानी वो कंसिडरेशन जो इंडिया में रिसीव हुई या इंडिया में लाई गई किसके थ्रू, असेसी के थ्रू, इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट बाय द अंडरटेकिंग बीइंग द यूनिट्स ऑफ आर्टिकल्स और थिंग्स और सर्विसेज, यानी किसके रेस्पेक्ट से, किस वजह से वो कंसिडरेशन रिसीव हो रही है। वो रिसीव हो रही है एक्सपोर्ट करने पर। कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करने पर, बीइंग द आर्टिकल्स और थिंग्स और सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज क्या की जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है। तो एक्सपोर्ट करने पर जो कंसिडरेशन रिसीव होती है वो क्या होती है, एक्सपोर्ट टर्नओवर। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। फर्स्ट है कंसिडरेशन रिसीव्ड इन इंडिया, यानी जो कंसिडरेशन इंडिया में रिसीव हो चुकी है, और ब्रॉट इनटू इंडिया, जो इंडिया में लाई गई है। ये पार्ट उस कंसिडरेशन की बात करता है बेटा कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया है गुड्स का या सर्विसेज का, बट अभी तक कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुई। तो इस केस में लॉ बोलता है कि फॉरेन करेंसी है वो इंडिया में 6 महीनों के अंदर अंदर तक रिसीव हो जानी चाहिए। तो उस केस की वो बात करता है ब्रॉट इनटू इंडिया। नेक्स्ट वो बताते हैं कि एक्सपोर्ट टर्नओवर में इंक्लूड क्या नहीं होगा। फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और इंश्योरेंस, जो आपने सर्विसेज या गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं उनके रेस्पेक्ट में होने वाला फ्रेट, इंश्योरेंस या टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, वो एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट नहीं होगा। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है सर्कुलर सीबीडीटी का, जिसने क्लेरिफाई किया है कि टोटल टर्नओवर और एक्सपोर्ट टर्नओवर इन दोनों में ही फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है बेटा, देखिए सीबीडीटी ने क्या बोला। सीबीडीटी हैज वाइड दिस नोटिफिकेशन क्लेरिफाई दैट फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बोथ एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर, यानी एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर दोनों में से ही फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ईपीजेड और एफटीजेड इनटू सेज। इस केस में वो बताते हैं कि अगर ईपीजेड या एफ2जेड में कोई यूनिट है या ईपीजेड या एफ2जेड वो कन्वर्ट होता है सेज में, तो सेक्शन 10AA की डिडक्शंस को हम कैसे डील करेंगे। ईपीजेड की फुल फॉर्म क्या होती है। ईपीजेड होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और एफटीजेड होता है फ्री ट्रेड जोन। ये भी जोन होता है सिमिलर सेज की तरह। ठीक है, तो सेक्शन 10AA के आने से पहले बेटा एक सेक्शन हुआ करता था 10A, वो भी सिमिलर डिडक्शन देता था सेक्शन 10AA की तरह, बट उसमें जो डिडक्शन मिला करती थी वो मिलती थी 10 इयर्स की, और सेक्शन 10AA में मिलती है 15 इयर्स की। तो उन्होंने बताया कि जिस यूनिट पर सेज एक्ट एप्लीकेबल होता है उस यूनिट पर सेक्शन 10A की डिडक्शन नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि ये जो 10AA की डिडक्शन मिलेगी 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर की, वो मिलेगी ओनली अनएक्सपायर्ड पीरियड, यानी जो पीरियड उनका बचा हुआ है। यानी सपोज वो 10A में ऑलरेडी कुछ डिडक्शन कवर कर रहे थे, 10 साल की 10A में डिडक्शन मिला करती थी, 2 साल की उन्हें डिडक्शन 10A में मिल चुकी है। अब बाद के बचे 8 साल इनकी डिडक्शन कैसे मिलेगी, तो लॉ ने बताया कि इनकी डिडक्शन उन्हें मिल जाएगी 10AA में, 10A की उन्हें डिडक्शन नहीं मिलेगी। और बाकी के जो बचे 5 साल, उन 5 साल को कैसे डील किया जाएगा, वो डील किया जाएगा जो लास्ट 5 इयर्स होते हैं सेक्शन 10AA के, जो हमने डील किया था। एक रिजर्व अकाउंट बनाना होता था, याद है, वो ही यहां पर बनाना होगा उस यूनिट को। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट पैरा में वो डिफाइन करते हैं कन्वर्जन की, कि अगर कोई यूनिट एफटीजेड या ईपीजेड में लोकेटेड थी, या सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है, एफटीजेड या ईपीजेड ही सेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में जो यूनिट्स होंगी उनका जो पीरियड हम देखेंगे वो कहां से चेक करेंगे, जब उन्होंने स्टार्ट किया मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग, या प्रोवाइड करानी शुरू की सर्विस। ठीक है, समझ आ गया। यानी अगर कोई यूनिट असेसमेंट ईयर 2006-7 से पहले ही ऑपरेटिव है, वो पहले ही एफटीजेड या ईपीजेड में ऑपरेटिव है,
तो उस केस में उसके पीरियड्स हम कहां से काउंट करेंगे? हम उसके पीरियड्स वो देखेंगे जो फर्स्ट असेसमेंट ईयर था, जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर था जिसमें उसने क्या किया, अपना मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। ठीक है, अगर उस यूनिट का 10 साल का पीरियड एक्सपायर हो चुका है, यानी उसने 10A की डिडक्शन कंप्लीटली अवेल कर ली है, तो बेटा 10AA की उसे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इन केस 10A में उसने डिडक्शन ली थी 5 साल की, तो बचे हुए जो 5 साल हैं अब उसे मिल जाएगी डिडक्शन 10AA के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट आइए बात करते हैं नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन अदर टैक्स बेनिफिट्स। कुछ रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। इन केस अगर अंडरटेकिंग को कोई बिजनेस लॉस है अंडर सेक्शन 72(1) या कोई कैपिटल लॉस है अंडर सेक्शन 74(1), तो उस केस में वो यूनिट्स जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, उस पर कोई मनाही नहीं है। लॉस को कैसे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड किया जाता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। नेक्स्ट आता है In order to claim deduction under this section, the assessee should furnish report from a chartered accountant। यानी इस सेक्शन में, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 10AA में अगर डिडक्शन क्लेम करनी है असेसी को, तो उस केस में असेसी को एक रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी, जिस रिपोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा कि हाँ जो डिडक्शन ली गई है असेसी के थ्रू वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिडक्शन डेप्रिसिएशन इज डीम्ड टू हैव बीन अलाउड। यानी जब आपको डिडक्शन मिल रही है सेक्शन 10AA की, तो डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर सकते, डीम्ड टू हैव बीन अलाउड हो जाएगा। यानी असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन हम मान लेंगे कि आपको मिल गया है। ठीक है, no deduction under section 80IA and 80IB shall be allowed in relation to the profits and gains of the undertaking। अब बात करता है वो डिडक्शन की। डिडक्शन में बोलता है कि सेक्शन 80IA और 80IB की डिडक्शंस जो है उस यूनिट को नहीं मिलेगी जो 10AA में डिडक्शन क्लेम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट where any goods or services held for the purpose of eligible business are transferred to any other business। नेक्स्ट वो बात करता है कि इन केस असेसी की 2 यूनिट्स हैं। एक यूनिट है 10AA यूनिट जिसे बोला गया है एलिजिबल बिजनेस यूनिट, और दूसरी है अदर बिजनेस यूनिट। अब असेसी करता क्या है, इसमें एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको कि असेसी कर क्या रहा है। हाँ जी बेटा, तो इसमें बताया क्या गया है, इसमें डिफाइन किया गया 2 केस। देखिए, एक असेसी है, असेसी की 2 यूनिट्स हैं। एक यूनिट है एलिजिबल यूनिट। एलिजिबल यूनिट वो यूनिट है जिस पे सेक्शन 10AA की डिडक्शन मिली है। ठीक है, यूनिट 1 ये है एलिजिबल यूनिट, और सेकंड यूनिट है अदर यूनिट जिस पे 10AA की डिडक्शन नहीं मिली, हम उसे बोलेंगे अदर यूनिट यानी यूनिट 2। अब करता क्या है असेसी, असेसी क्या करता है, जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में से कुछ गुड्स ट्रांसफर करता है, किसे, यूनिट 2 को, यूनिट 2 को। और ये जो ट्रांसफर कर रहा है वो मार्केट जो वैल्यू है उस गुड्स की उससे ज्यादा पर कर रहा है। क्यों कर रहा है, वो इसलिए कि जब यूनिट 2 का वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, जब यूनिट 2 का वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे? सर डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो बढ़ जाएगी और प्रॉफिट्स हो जाएंगे डिक्रीज। प्रॉफिट्स डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, असेसी को टैक्स देना पड़ेगा कम। इस वजह से वो क्या कर रहा है, इन गुड्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। समझ आ गया? एक केस तो हुआ ये, केस 1। अब दूसरे केस की बात करते हैं। अब क्या कर रहा है असेसी, अब ये कर रहा है कि जो गुड्स यूनिट 2 के हैं, गुड्स हैं यूनिट 2 के, और उन गुड्स को वो ट्रांसफर कर रहा है यूनिट ए में। और किस प्राइस पे कर रहा है, मार्केट वैल्यू से कम पर, मार्केट वैल्यू से कम पर। तो सर मार्केट वैल्यू से कम पर करेगा ट्रांसफर तो क्या होगा, होगा क्या बेटा समझो, जब मार्केट वैल्यू से कम पर ट्रांसफर करेगा तो इस यूनिट्स के जो प्रॉफिट होंगे वो हो जाएंगे डिक्रीज, वो हो जाएंगे डिक्रीज, डिक्रीज हो गए इस यूनिट के प्रॉफिट। जब इस यूनिट के प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाए तो टैक्स भी कम लगेगा। तो असेसी ने एक प्लानिंग तो ये की, दूसरी, तो जब यूनिट 2 से वो गुड्स भेज रहा है यूनिट 1 पर, तो यूनिट 1 पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसमें जो कॉस्ट आएगी असेसी की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो यहां पे क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे कि नहीं? यस सर हो जाएंगे।
तो जब प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे बेटा तो 10AA की डिडक्शन वो ज्यादा ले गया या नहीं ले गया? यस सर, ले गया। तो इस केस में वो 10AA की डिडक्शन को एक्सेस क्लेम कर गया, जितनी एक्चुअल में होनी थी उससे ज्यादा वो क्लेम कर गया। तो यहां पर भी उसने एक प्लानिंग करी, प्रॉफिट्स को यहां पर एग्जेम्प्ट करा लिया और कम प्रॉफिट्स दिखाकर यहां पर उसने टैक्स कम दे दिया। तो इस केस में अगर ऐसे असेसी करता है प्लानिंग, तो लॉ ने बताया है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो मार्केट वैल्यू है उस पर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई है, तो असेसिंग ऑफिसर रिकंप्यूट करेगा प्रॉफिट्स। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता है बेटा कि अगर डिडक्शन आपने ले रखी है 10AA में, तो दोबारा आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते उससे रिलेटेड सेक्शन 35AD में। सेक्शन 35 क्या होता है? ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन होती है। जब हम पीजीबीपी चैप्टर करेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा। यानी लॉ क्या बोलता है कि 10AA में ले लो डिडक्शन या 35AD में ले लो। इन केस आपने 10AA में ले ली तो 35AD में आप डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, डिडक्शन अलाउबल इन केस ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर। इस केस में 10AA की डिडक्शन कैसे डील करेंगे? तो लॉ बताता है कि जो अमलगमेटिंग कंपनी होगी उसे डिडक्शन नहीं मिलेगी, अमलगमेटेड कंपनी को डिडक्शन मिलेगी बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स की। अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, एक कंपनी है ए एंड कंपनी और दूसरी कंपनी है बी एंड कंपनी। ए एंड कंपनी ने क्या किया हुआ है? ए एंड कंपनी ने डिडक्शन ली है अंडर सेक्शन 10AA। अंडर सेक्शन 10AA ए एंड कंपनी ने डिडक्शन ली है और कितने साल इसके हो चुके हैं? ये टोटल होती है 15 ईयर्स की डिडक्शन। इनके जो है 5 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं खत्म। तो बची कितनी? 10 साल की इनके पास डिडक्शन अवेलेबल है। अब ये ए एंड कंपनी क्या करती है? बी एंड कंपनी के साथ अमलगमेट हो जाती है। बी एंड कंपनी के साथ क्या हो जाती है? अमलगमेट यानी मर्ज हो जाती है। तो उस केस में जो बी एंड कंपनी है उसे बैलेंस 10 ईयर्स की डिडक्शंस मिल जाएगी। ए एंड कंपनी को फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कराने से बेटा एक बार समअप करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 10AA की डिडक्शन क्या होती है। तो आइए क्विकली फटाफट से इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो जल्दी। तो सेक्शन 10AA की डिडक्शन क्या होती है बेटा? सेक्शन 10AA की डिडक्शन मिलती है एक एसएससी को, और वो एसएससी क्या करता हो? वो एसएससी डिराइव करता हो प्रॉफिट एंड गेन। क्या करता हो? प्रॉफिट्स एंड गेन्स। और प्रॉफिट्स एंड गेन्स उसे कहां से मिल रहे हो? सर प्रॉफिट्स एंड गेन्स उसे मिल रहे हैं एक ऐसी अंडरटेकिंग से जो क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट किसका करती है? एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल of things or services। एक्सपोर्ट आर्टिकल्स ऑफ थिंग्स और सर्विसेज। और सर्विसेज में क्या आता है? सर सर्विसेज में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आता है। यानी एक ऐसी अंडरटेकिंग जो एक्सपोर्ट कर रही है किसका? आर्टिकल्स ऑफ थिंग्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उस अंडरटेकिंग को जो आने वाले प्रॉफिट्स हैं उन पे मिल जाएगी 10AA की डिडक्शन। अब बात करते हैं कितनी मिलेगी डिडक्शन। सर डिडक्शन मिलेगी 15 साल की। 15 साल की। पहले 5 साल 100% प्रॉफिट की है डिडक्शन, नो कंडीशंस ऑन प्रॉफिट। अगले 5 साल 50% प्रॉफिट की मिल जाएगी डिडक्शन, नो कंडीशन ऑन प्रॉफिट। अगले 5 साल जो लास्ट 5 इयर्स है सर 50% की मिल जाएगी डिडक्शन, बट है कंडीशन। क्या? वो जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें ट्रांसफर करना होगा सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में। उन्हें ट्रांसफर करना होगा सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में। ठीक है सर, इतना हमें समझ आ गया। फिर आपने बताया कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी क्या है, कैसे करनी है प्रॉफिट की कैलकुलेशन? प्रॉफिट्स ऑफ यूनिट ऑफ सेज, सेज के जो यूनिट्स के जो होंगे प्रॉफिट, उसे हम कैसे करेंगे? प्रोपोर्शनेट करेंगे। प्रोपोर्शनेट करेंगे किसमें करेंगे? जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है सेज का डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ सेज। तो ये हमारे निकल के आ गए प्रॉफिट्स जिसकी मिल सकती है डिडक्शन। समझ आ गया? फिर हमने पढ़ा एक्सपोर्ट टर्नओवर की डेफिनेशन। एक्सपोर्ट टर्नओवर की डेफिनेशन उन्होंने बताया कि जो भी कंसिडरेशन हमें रिसीव हो रही है एक्सपोर्ट करने पर गुड्स और सर्विसेज की, वो क्या होता है? एक्सपोर्ट टर्नओवर। बट उसमें 3 चीजें नहीं आती। कौन कौन सी? पहली है फ्रेट, दूसरी है टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और तीसरी है इंश्योरेंस। ये 3 चीजें उसमें नहीं आती। सीबीडीटी ने भी सर्कुलर के थ्रू एक और क्लेरिफिकेशन दी। उन्होंने बोला कि जो टोटल टर्नओवर है उसमें भी ये 3 चीज नहीं आएंगी। कौन कौन सी? फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और इंश्योरेंस। तो ये थी हमारी 10AA की डिडक्शन। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। अब आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। While Limited furnishes you the following information for the year ended 31st March 20। While Limited जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है कौन से ईयर की? प्रीवियस ईयर 1920 की। अब आगे
टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए लोकेटेड इन सेज, जो सेज यूनिट है उसका टोटल टर्नओवर कितना है 100 lakhs। प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस ऑफ यूनिट ए, जो यूनिट ए का प्रॉफिट है वो है 30 lakhs। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ए, जो यूनिट ए का एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो कितना है 50 lakhs। टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट बी लोकेटेड इन डीटीए, डीटीए क्या होता है बेटा, वो एरिया जो अदर देन सेज होता है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो जो डीटीए में लोकेटेड है यूनिट बी, उसका टोटल टर्नओवर है 200 lakhs। प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस ऑफ यूनिट बी, यूनिट बी का प्रॉफिट कितना है 20 लाख। तो फटाफट से कैलकुलेट कर दीजिए डिडक्शन 10AA की कितनी मिलेगी वाई लिमिटेड को। आइए करते हैं कैलकुलेट। तो लिखो बेटा फटाफट से, स्टेटमेंट शोइंग डिडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, स्टेटमेंट शोइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। 10AA में जो डिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यहां पे सब फटाफट यहां पे आएंगे पर्टिकुलर्स और हमारे राइट में आएगी अमाउंट। ठीक है बेटा, चलिए कितने प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले याद करो क्या है प्रॉफिट्स। जब हम कैलकुलेट करते हैं डिडक्शन की अमाउंट तो कैसे करते हैं सर, आपने बताया कि था कि जो प्रॉफिट्स होते हैं कैसे, प्रॉफिट्स ऑफ यूनिट ऑफ सेल्स, जो सेल्स की यूनिट है, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एक्सपोर्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। और ये एक्सपोर्ट टर्नओवर हम किसका देखते हैं, सेल्स यूनिट का, और टोटल टर्नओवर किसका देखते हैं सर, सेल्स यूनिट का। ठीक है, चलिए प्रॉफिट्स ऑफ यूनिट ऑफ सेल्स कितने हैं प्रॉफिट्स सर, प्रॉफिट्स जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 30 lakhs। कितने दिए हुए हैं 30 lakhs। और एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है सर, एक्सपोर्ट टर्नओवर जो दिया हुआ है वो है 50 lakhs, 50। टोटल टर्नओवर कितना है 100 lakhs। तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया 15 lakhs रुपीज। तो डिडक्शन जो मिलेगी वो मिलेगी सर 15 लाख रुपीज की। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये थी बेटा हमारी सेक्शन 10AA की डिडक्शन। ओके बेटा, ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहां पर होता है खत्म हमारा चैप्टर नंबर 3। अब आप इसे रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो जो नंबर फ्लैश होता है आपकी स्क्रीन पर, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इन केस आपको ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ठीक है बेटा, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।